इंसानियत की खोज। केसार एक गहरी सांस लेते हैं और बहुत गंभीरता से कहते हैं, केसारा, नहीं, वो इस घर में नहीं है। और मैंने तुम्हें इसके बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये 21वीं सदी 21st सेंचुरी है। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी आसानी से इन पुरानी कहानियों और बातों को समझोगी। सच तो ये है कि जब मैं छोटा था और माँ ने मुझे ये सब बताया था, तब मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से वो सब देखा, तब मुझे मानना पड़ा। वो आगे कहते हैं, सारा, दूसरा कारण ये था कि हमारी लाइफ पहले से ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं तुम्हें ये सब बता देता, तो ये तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बोझ बन जाता। मैं चाहता था कि तुम अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जियो, न कि किसी पुराने राज की हिफाजत के साए में। इसलिए मैंने तुम्हें ये नहीं बताया। मायरा अपने डैड की बात सुनकर एक मासूम सा मुंह बनाते हुए और अपनी नाराजगी जताते हुए कहती है, आपको मुझे बताना चाहिए था डैड। मेरा भी तो हक था, मुझे भी तो वो सब देखना था। वैसे डैड, उस खजाने की सबसे खास चीज़ क्या है? मेरा मतलब है, जैसे मैंने कुछ रहस्यमय किताबों में पढ़ा है कि पुराने ज़माने के खजानों में कोई एक ऐसी चीज़ होती थी जो सबसे ज़्यादा कीमती और नायाब प्रशस्त मानी जाती थी, वैसी ही कोई चीज़। केसार मायरा के चेहरे पर कौतूहल देख अपनी आवाज़ को और भी भारी और रहस्यमयी बना लेते हैं। वो कहते हैं, सबसे खास। तुम्हारी दादी माँ ने बताया था कि उस विशाल खजाने के बीचों बीच एक अंगूठी रखी है। वो कोई मामूली अंगूठी नहीं है। उसमें लाल, नीले और काले रूबी जड़े हैं। उस अंगूठी के भीतर असीमित ऊर्जा कैद है, इतनी ज्यादा कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। अगर कोई इंसान उसे सिर्फ अपने पास भी रख ले या उसे अपनी उंगली में पहन ले तो। मायरा की आंखें चमक उठती हैं और वो अपनी एक्साइटमेंट में डैड की बात बीच में ही काटते हुए कहती है, तो क्या वो इंसान हमेशा के लिए अमर हो जाएगा? बिल्कुल वैसा ही जैसा हम जादुई फिल्मों में देखते हैं। केसार अपनी बाहें सिकुड़ते हैं और अपनी गहरी आंखों से मायरा को सख्ती से घूरते हुए कहते हैं, नहीं, वो अमर नहीं होगा। मायरा का उत्साह थोड़ा कम होता है और वो उलझन में कहती है, तो फिर क्या होगा? केसार की आवाज़ अब और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है, जैसे वो उस अंगूठी की ताकत को महसूस कर रहे हों। वो कहते हैं, अमर तो नहीं, लेकिन वो इंसान इतना ताकतवर हो जाएगा कि कोई उसे छू भी नहीं पाएगा। ताकत के साथ साथ उसकी उम्र भी कई गुना बढ़ जाएगी और उस अंगूठी में ऐसे ऐसे चमत्कारी गुण हैं, जिससे पहनने वाले इंसान को वो सब लाभ होगा जिसकी एक साधारण मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता। मायरा की आंखों में एक बड़ा सवाल तैरने लगता है और वो बड़ी ही मासूमियत मगर हैरानी से पूछती है, तो फिर आपने या दादी ने वो रिंग क्यों नहीं ली? आप उस अंगूठी को अपने पास क्यों नहीं रखते? आखिर क्यों हमने उस शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया? केएसआर के चेहरे पर एक ठहराव और गजब की गहराई आ जाती है। वो अपनी आवाज़ को बेहद गंभीर और प्रभावशाली बनाकर कहते हैं, क्योंकि उसे अपने पास रखना लालच कहलाएगा। और हमें लालची नहीं बनना है मायरा। हमारे हिसाब से जितना हमारी जिंदगी में लिखा है और जितना हम अपने दम पर, अपने बलबूते पर कमा सकते हैं, हम उतने में ही अपनी जिंदगी जी लेंगे। बाकी जो कुछ भी होगा, वो सब उस रब की मर्जी है। हमारा काम बस उस खजाने और उस अंगूठी को सुरक्षित रखना है, ताकि वो कभी भी किसी गलत हाथ में न पड़ जाए। मायरा अपने डैड की इस ऊंची सोच को सुनकर शांत पड़ जाती है। वो उनकी बातों की गहराई को समझती है और कुछ पलों के लिए कमरे में एक भारी सन्नाटा छा जाता है। वो चुपचाप कुछ सोचती रहती हैं, फिर अचानक डैड की आंखों में देखकर बहुत ही धीमे मगर स्पष्ट शब्दों में कहती हैं, डैड, अगर वो सब लोगों की मदद के लिए ही है, तो फिर हम उसे बांट क्यों नहीं देते? मेरा मतलब है, आप समझ रहे हैं न कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? अगर उससे सबका भला हो सकता है, तो उसे छुपाकर क्यों रखा है? मायरा के चेहरे पर इस वक्त दुनिया के दुखों को दूर करने वाली वही नेक दिली झलक रही थी, जो शायद उनके पूर्वजों में रही होगी। केसार मायरा की बात सुनकर उसे किसी छोटे बच्चे की तरह समझाते हुए कहते हैं, मायरा, बचकानी बातें मत करो। हम ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकते। ये सब हमारे हाथ में नहीं है। और जहाँ तक बात लोगों की मदद करने की है, तो तुम्हारी दादी माँ हर साल 2 बार बहुत बड़ी रकम चैरिटी में देती हैं ताकि ज़रूरतमंदों की मदद हो सके। लेकिन ये हमारे बस में नहीं है कि हम चुटकी बजाएंगे और दुनिया की सारी परेशानियां खत्म कर देंगे। केएसआर की आवाज़ में जीवन का एक कड़वा सच और भारीपन आ जाता है। वो कहते हैं, ये जिंदगी एक ऐसी चीज़ है जिसमें मुसीबतें, दुख और दर्द का होना बिल्कुल नॉर्मल है। एक जिंदगी दर्द और खुशी दोनों के मिलने से ही बनती है, और हम इस कुदरती बैलेंस को बिगाड़ नहीं सकते। और तुम्हें क्या लगता है, क्या हम वो सारा खजाना लुटाकर लोगों की सारी परेशानियां खत्म कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं,
ऐसा कभी नहीं हो सकता। इंसान वो है जिसका पेट कभी नहीं भरता, समझी तुम। वो आगे मनीष और मनोज का उदाहरण देते हुए और भी सख्त लहजे में कहते हैं, अब मनीष और मनोज को ही देख लो। उनके पास क्या नहीं था? बचपन से उनके पास सब कुछ तो था। वो उन लोगों में से थे जो मुंह में सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए थे। लेकिन आज उनका लालच और उनकी नफरत उन्हें कहाँ ले आए है। इतना सब होने के बाद भी उन्हें और चाहिए, और ये और की भूख तुम्हें हर तीसरे इंसान में मिलेगी। इसीलिए हम चाहे जितना भी अच्छा कर लें, एक इंसान की भूख कभी शांत नहीं हो सकती। केसार मायरा की आंखों में गहराई से झांकते हुए कहते हैं, जिस इंसान को लालच की भूख नहीं होती, वो दिन की 2 रोटी खाकर भी खुश रहता है। दुनिया में ऐसे कितने ही लोग हैं जो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं और शाम को सुकून से अपने परिवार के साथ 2 वक्त की रोटी खाते हैं और उसी में खुश रहते हैं। और वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बड़े से बड़े होटलों में खाना खाते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, पर फिर भी उन्हें खुशी नहीं मिलती। तो मायरा, ये इंसानी फितरत है जिसे हम नहीं बदल सकते। इसलिए जिसकी किस्मत में जितना लिखा होगा उसे वो मिलकर रहेगा, और हम जितना हो सकेगा लोगों की सिर्फ मदद कर सकते हैं, उनकी तकदीर नहीं बदल सकते। केसार की आंखें जैसे अतीत के किसी गहरे कुएं में झांक रही थीं, वो अपनी बात कहकर बिल्कुल शांत हो चुके थे। मायरा को भी अब अंदर तक इस बात का एहसास हो रहा था कि उसके डैड जो कह रहे हैं वही परम सत्य है। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई थी, लेकिन अचानक मायरा के दिमाग में बिजली की तरह एक सवाल कौंधा। उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और केसार की ओर देखते हुए बड़े ही नाटकीय अंदाज में पूछा, तो क्या डैड, इस राज के बारे में सबको पता है? क्या हर कोई इस खजाने की हकीकत जानता है? केसार ने अपनी गर्दन धीरे से हिलाए और बहुत ही ठंडी आवाज में सिर्फ इतना कहा, नहीं। मायरा के चेहरे पर उलझन की लकीरें गहरी हो गईं। उसने पूछा, तो फिर उस मनीष को कैसे पता चला? अगर यह राज है तो उस तक ये खबर पहुंची कैसे? केसार ने अपनी आंखों में एक गहरी सोच समेट ली, जैसे वो इतिहास के पन्नों को पलट रहे हों। वो बहुत ही गंभीर और भारी आवाज में कहने लगे, जब महाराज मानव का समय था, तब शायद लगभग सभी लोग इस बारे में जान चुके थे। ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई थी। लेकिन यह कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इस जानकारी के साथ ही उनके ऊपर आने वाले खतरे भी हजारों गुना बढ़ गए थे। लोग उस बेशुमार खजाने को हथियाने के लिए पागलों की तरह नाकाम कोशिशें करने लगे थे। केसार की आवाज में उस दौर का तनाव साफ महसूस हो रहा था। वो आगे बोले, महाराज मानव के बाद उनका बड़ा बेटा राजा बना। हालांकि उन्हरी आंखों वाली विरासत उनके छोटे बेटे को मिली थी, लेकिन नियम और काबिलियत के हिसाब से गद्दी बड़े बेटे को ही मिलनी थी। इसलिए राजपाट की कमान बड़े बेटे ने संभाली। छोटा बेटा, जिसकी आंखों में वो कुदरती करिश्मा था, उसे इस बात से कोई समस्या नहीं हुई। उसने खुशी खुशी अपने बड़े भाई का साथ दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों को समझ आने लगा कि उनका ये वरदान उनके लिए एक बहुत बड़ा श्राप बन चुका है, क्योंकि उस बेशुमार खजाने के लालच में उनके अपने ही उनके दुश्मन बन गए थे। अपनों के ही मन में उन्हें मारने की बेचैनी होने लगी थी। तब सबने मिलकर ये खौफनाक फैसला किया कि अब वो इस राज को यहीं दफना देंगे। ये बात सिर्फ उस वारिस को बताई जाएगी जो इसकी रक्षा करने के काबिल होगा। तब से यही परंपरा चली आ रही है, लेकिन फिर भी न जाने कैसे कुछ बाहरी लोगों तक इसकी खबर पहुंच ही जाती थी। मनीष का जिक्र आते ही केसार के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। वो सोच में डूबे हुए बोले, रही बात मनीष की, तो जहां तक मेरा अंदाजा है उसे ये राज किसी ने बताया है। लेकिन ये मुमकिन कैसे है, क्योंकि माँ की सारी फैमिली की मौत तो काफ़ी साल पहले ही हो चुकी थी। माँ की एक बहन थी, वो भी बहुत समय पहले इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। अब मुझे शक हो रहा है कि शायद मनीष ने मेरी और माँ की बातें चोरी छुपे सुन ली होंगी। हम अक्सर घर में इस बारे में चर्चा करते थे। हो सकता है उस वक्त मनीष ने हमारी बातें सुन ली हों और तभी से उसके सिर पर ये जुनून सवार हो गया हो। मायरा अपने डैड की बात सुनकर चुप रह गई। वो गहरी सोच के भावर में डूब गई और धीरे से बुदबुदाई, ओह डैड, इसका मतलब कोई तो है जो ये सब जानता है। लेकिन कौन? आखिर कौन हो सकता है वो? बोलते बोलते अचानक मायरा के दिमाग में बिजली की तरह कुछ कौंधा। उसके चेहरे के हाव भाव पल भर में बदल गए। उसकी आंखें फैलकर बड़ी हो गईं और उनमें एक ऐसी खतरनाक और तीखी चमक आ गई जिसे देख कलेजा कांप जाए। उसने झटके से सिर उठाया और केसार की ओर देखते हुए बोली, डैड। केसार मायरा की इतनी तेज आवाज सुनकर झटके से उसकी ओर देखते हैं और फौरन पूछते हैं, क्या हुआ मायरा?
मायरा की आंखों में उस वक्त एक अलग ही साजिश और समझदारी की चमक थी। वो केएसआर की आंखों में आंखें डालकर कहती है, डैड। माइकल के ग्रैंड पेरेंट्स, वो दादी की बहन के ब्रदर इन लॉ हैं। हो सकता है ये बात उन्हें दादी की बहन से पता चली हो, और उनका तो हमारे घर से काफी पुराना और गहरा रिश्ता भी है। मायरा की यह बात सुनते ही केएसआर की आंखें गहरी और स्थिर हो गईं, जैसे उन्हें अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ हो। वो बुदबुदाए, हाँ, ये बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची। वो तो बचपन से ही हमारे घर आते जाते रहे हैं, और माइकल उन्हीं का तो नाती है। इसका मतलब उन्होंने ही माइकल को पूरी तरह ट्रेन किया है इस सब के लिए। केएसआर मायरा की तरफ एक बेहद खतरनाक और जानलेवा मुस्कान के साथ देखते हैं और कहते हैं, तुम सही कह रही हो, काफी इंटेलिजेंट हो तुम, बिल्कुल मेरी तरह। फिर वो कमरे की घड़ी की तरफ देखते हैं, रात के 3 बज रहे थे। वो मायरा के सिर पर हाथ रखते हुए बड़े प्यार से कहते हैं, अच्छा, अब बहुत हो गई बातें, अब तुम सो जाओ, नाउ स्लीप। मायरा ने बिना किसी आनाकानी या बहस के अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि आखिरकार उसे जो जानना था वो उसे पता चल चुका था। जैसे ही मायरा की आंखें बंद हुईं, केएसआर की आंखों की गहराई और बढ़ गई। रात के उस सन्नाटे और अंधेरे में ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही हों। वो धीरे धीरे मायरा का सिर सहलाने लगे। ऊपर से वो शांत दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों के भीतर एक खौफनाक तूफान पल रहा था। वो कुछ बहुत गहरा सोच रहे थे कि तभी अचानक उन्हें मायरा की दबी हुई आवाज आई, मायरा, डैड, तो क्या आपके उस खजाने में से मुझे कुछ मिलेगा? मायरा की ये शरारत भरी बात सुनकर केएसआर अपनी गहरी सोच से बाहर आए। उनके चेहरे पर एक बड़ी और दिलकश मुस्कान खिल गई और वो मजाक में बोले, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा अगर तुम अभी नहीं सोई तो। मायरा एक छोटे बच्चे की तरह उन्हें कसकर गले लगा लेती है और लाड़ से कहती है, डैड। केएसआर बड़े सुकून से उसके माथे पर एक प्यार भरी किस करते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन उस बंद आंखों के पीछे अब अगली जंग की तैयारी शुरू हो चुकी थी। कौन है मिशेल? मनोज का खेल खत्म। अगला दिन शुरू हो चुका था और राठौर मेंशन में सुबह से ही गहमागहमी का माहौल था। हॉल के बीचों बीच मायरा बैठी हुई थी। उसके सामने वीर और गौतम खड़े थे और वो किसी बहुत जरूरी प्रोजेक्ट की बारीकियों को लेकर उनसे चर्चा कर रही थी। मायरा के चेहरे पर वही पेशेवर गंभीरता थी, जबकि घर के बाकी लोग अपने अपने कामों में मशगूल थे। चूंकि आज उसके दादा और दादी को सहाय मेंशन जाना था, इसलिए घर में उपहारों की पैकिंग और तैयारियों का दौर चल रहा था। जानकी जी ने उपहारों को सहेजने और पैक करने की पूरी जिम्मेदारी अपनी बड़ी बहू दीपा को सौंप दी थी, जो बड़ी मुस्तैदी से सब देख रही थी। कुछ ही देर में राम जी और जानकी जी पूरी तरह तैयार होकर राजसी अंदाज में सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। उनके साथ दीपा जी और उनके पति भी थे। मनीष भी इस काफिले का हिस्सा बनने के लिए बिल्कुल तैयार था। उसके चेहरे पर एक छिपी हुई जीत की चमक थी। हालांकि इस ड्रामे से कुछ लोगों ने खुद को पूरी तरह दूर कर लिया था। माही जी ने साफ शब्दों में कह दिया कि उन्हें कुछ जरूरी काम है, इसलिए वो नहीं आ पाएंगी। केएसआर को भी इस पूरे दिखावे और ड्रामे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया। उधर गीता का गुस्सा तो अलग ही स्तर पर था। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि वो सानिया की शक्ल तक नहीं देखना चाहती, इसलिए उनका जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए ये चारों लोग निकलने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी राम जी का फोन तेजी से बज उठता है। जैसे ही वो फोन उठाते हैं और सामने वाले आदमी की बात सुनते हैं, उनके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। उनके चेहरे पर एक भारी और गहरी गंभीरता छा जाती है और वो अपनी जगह पर ही ठिठक कर रुक जाते हैं। घर के बाकी सब लोग उन्हें अचानक इस तरह शांत और स्तब्ध देखकर उनकी तरफ देखने लगते हैं। राम जी एक गहरी सांस छोड़ते हैं और सबकी आंखों में देखते हुए बड़ी सख्त आवाज में कहते हैं, ये सारा सामान वापस रखवा दीजिए। अब हम वहाँ रिश्ते की बात करने नहीं जाएंगे। उनके ये शब्द सुनते ही मनीष और सानिया, जो एक कोने में खड़ी होकर मन ही मन खुश हो रही थी, का चेहरा बिल्कुल काला पड़ जाता है। मनीष घबराहट में जल्दी से उनके पास आता है और कहता है, डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? हम सब वहाँ जाने ही वाले थे, फिर अचानक ये क्या है? आप अचानक से मना क्यों करने लगे हैं? कुछ हुआ है क्या? मनीष की बेचैनी देखकर राम जी अपने चेहरे पर और भी ज्यादा गंभीरता लाते हैं और कहते हैं, अभी मुझे फोन आया और पता चला है कि मनोज हॉस्पिटल में आईसीयू में है, इसीलिए अब हम अभी शादी के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। राम जी की यह बात सुनते ही हॉल में सन्नाटा पसर जाता है। सानिया और मनीष की आंखों के सामने जैसे उनके सारे सपने एक पल में ढह गए हों। राम जी की बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। मनोज आईसीयू में? अचानक कैसे?
कल तक तो वो बिल्कुल ठीक ठाक था, फिर ये क्या हो गया? मनीष का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो राम जी को देखकर कहता है, हॉस्पिटल में? डैड, क्या हुआ है उसे और अचानक कैसे? राम जी गंभीर स्वर में कहते हैं, मुझे नहीं पता, ये सब वहीं जाकर पता चलेगा। अभी हम लोग डायरेक्ट हॉस्पिटल चलते हैं। इतना बोलकर वो तेजी से बाहर निकल जाते हैं। उनके पीछे जानकी जी, दीपा जी और उनके पति भी निकल पड़ते हैं। मनीष अभी भी अपनी जगह पर जमकर खड़ा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। तभी उसकी नज़र सानिया से मिलती है, जिसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। उसका पूरा प्लान चौपट होता दिख रहा था। मनीष खुद को शांत करता है और सानिया को इशारों में शांत रहने को कहकर वहां से निकल जाता है। इधर मायरा अपनी आंखों में एक ऐसी खतरनाक और जहरीली चमक लिए खड़ी थी, मानो उसने पहले ही कोई बाजी जीत ली हो। वो बड़े सुकून से मनीष को बदहवास होकर जाते हुए देख रही थी, जैसे किसी शिकारी को अपने ही बिछाए जाल में फंसता देख जो सुकून मिलता है, वही उसके चेहरे पर था। फिर उसकी कातिलाना नजरें साइड में खड़ी सानिया पर पड़ी, जो गुस्से और जलन के मारे अपने दांत पीस रही थी। उसका चेहरा नफरत से तमतमा रहा था और मुठियां भिंची हुई थी। मायरा ने सानिया की उस बेबसी को देखकर अपने मन ही मन कहा, ओह सानिया, तुमने आज बहुत गलत दिन चुना था, क्योंकि मनोज के साथ तो ये होना ही था। ये तो बस शुरुआत है, वरना मैं तो सच में दिल से चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी उस विक्रम से हो जाए, ताकि तुम दोनों की बर्बादी एक साथ देख सकूं। इतना सोचते ही मायरा के होंठों पर एक भयानक और खौफनाक मुस्कान तैर गई। उसकी वो मुस्कुराहट इतनी गहरी और डरावनी थी कि अगर कोई देख लेता तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते। पल भर के लिए अपनी जीत का जश्न मनाकर उसने बड़ी होशियारी से खुद को संभाला और बिल्कुल सामान्य हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने अपना सारा ध्यान वापस अपने काम में लगा लिया और फाइलों को ऐसे पलटने लगी मानो इस सारी तबाही से उसे कोई सरोकार ही न हो। इधर मनीष कार ड्राइव करते हुए सिटी हॉस्पिटल पहुंचता है। उसकी सांसें अटकी हुई थी। गाड़ी रुकते ही राम जी, जानकी जी, दीपा और उनके पति तेजी से कार से बाहर निकलते हैं और अंदर की तरफ भागते हैं। उनके चारों तरफ गार्ड्स और उसकी टीम साई की तरह मुस्तैद थी, जो उन्हें हर तरफ से प्रोटेक्ट करते हुए अंदर ले जा रही थी। जैसे ही ये लोग तेज कदमों से चलते हुए अस्पताल के गलियारे में दाखिल होते हैं, वहां का मंजर देखकर ठिठक जाते हैं। पूरी सहाय फैमिली वहां मौजूद थी और सब के सब बेंच पर किसी पत्थर की तरह बेजान बैठे थे। एक तरफ के एसार खड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद इस अनहोनी की खबर उन्हें सबसे पहले लग चुकी थी। वो बहुत ही गंभीर मुद्रा में आबिर सहाय से कुछ गुप्त गुफ्तगू कर रहे थे। ये सब लोग चलते हुए सहाय फैमिली के पास पहुंचते हैं। जानकी जी आगे बढ़ती है और सिम्मी जी को गले लगा लेती हैं। उनकी आवाज़ में एक अजीब शांति थी। वो उनसे पूछती है, ये सब कैसे हुआ सिम्मी? कल तक तो सब बिल्कुल ठीक ठाक था, अचानक ये क्या हो गया? और बताओ, क्या मनोज ठीक है? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? जानकी जी के इन सवालों पर वहां जैसे सन्नाटा पसर गया। किसी के पास कोई जवाब नहीं था, बस एक खामोश चीख थी। सिम्मी जी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, वो बस रोए जा रही थी। उनके पति भी एक तरफ बिल्कुल मायूस और टूटे हुए से बैठे थे। दूसरी तरफ का नज़ारा और भी अजीब था। मनोज की बीवी और उसके बच्चे वहां बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर वो गम नहीं था जो होना चाहिए था। वो बड़े ही नॉर्मल दिख रहे थे। मोहिनी रो तो रही थी, लेकिन उसका रोना किसी को भी सच्चा नहीं लग रहा था। वो रोना सा चेहरा बनाने की कोशिश तो कर रही थी, पर साफ दिख रहा था कि वो रोने का नाटक ज्यादा कर रही है। यानिका पास खड़ी उसे संभालने का दिखावा कर रही थी। राम जी देखते हैं कि वहां मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ है और कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। वो विक्रम की ओर मुड़ते हैं और कड़कती आवाज में पूछते हैं, विक्रम, बताओ अभी मनोज की कंडीशन कैसी है और ये सब आखिर हुआ कैसे? विक्रम राम जी की बात सुनकर अपना सिर शर्म और गुस्से के मारे झुका लेता है। उस वक्त उसके अंदर अपने बाप मनोज के लिए नफरत की आग सुलग रही थी। उसे लग रहा था कि उसके बाप को अय्याशियां करने और पैसे उड़ाने के अलावा क्या कुछ और आता भी है। उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से आज सबके सामने उसका मजाक बन रहा था। विक्रम के पास कहने को कुछ नहीं था, वो बस खामोश खड़ा अपने दांत पीस रहा था। वहां मौजूद हर शख्स जैसे गूंगा हो गया था। राम जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। तभी मनीष आगे बढ़ता है और सीधे अबीर सहाय की आंखों में देखकर दहाड़ता है, अबीर, आखिर ये सब क्या है? कोई बोल क्यों नहीं रहा? किसी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो मनोज पर हमला कर दे? क्या उसे पता नहीं था कि मनोज कौन है? मनोज सहाय इंडस्ट्रीज का चेयरमैन है। वो विक्रम का बाप है। किसकी मौत आई थी जो उसने इतनी बड़ी जुर्रत की?
मनीष का गुस्सा 7वें आसमान पर था, वो बदहवास होकर चिल्ला रहा था। मनीष की बात सुनकर अध्रव सहाय, विक्रम के दादा, ने अपनी भारी और गूंजती हुई आवाज में कहा, मनीष, इसमें किसी और की कोई गलती नहीं है। ये सब मनोज की अपनी करतूतों की वजह से हुआ है। वहां मौजूद हर शख्स की सांसें थम गईं जब अध्रव सहाय ने उस काली हकीकत का पर्दाफाश किया। उन्होंने बड़ी बेबाकी से पूरी बात बताते हुए कहा, मनोज ने बाजार से अवैध इल्लीगल तरीके से झूठ बोलकर बहुत सारा पैसा उधार लिया था। जिन लोगों से उसने पैसा उठाया था वे बहुत ही खतरनाक और बेरहम लोग थे। मनोज ने वो सारा पैसा अयाशियों में उड़ा दिया और जब उन लोगों ने अपना पैसा वापस मांगा तो मनोज एक कौड़ी भी नहीं दे पाया। अध्रव जी की आवाज में एक तिरस्कार था जब उन्होंने आगे कहा, उन्हीं लोगों ने मनोज का ये हाल किया है। वह गलत और गैरकानूनी लोगों के साथ हाथ मिलाता था और आज उसे उसी का अंजाम भुगतना पड़ रहा है। शायद उसे उसके कर्मों का फल मिल रहा है। सच ही कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी मार से कोई बच नहीं सकता। वही आज मनोज के साथ हो रहा है। हॉस्पिटल के गलियारे में सन्नाटा और भी गहरा हो गया जब उन्होंने डॉक्टर की रिपोर्ट का खुलासा किया। डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि अब मनोज शायद ही कभी ठीक हो पाए। उसके शरीर की लगभग सारी हड्डियां टूट चुकी हैं। उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई है। जान तो बच गई है, लेकिन पता नहीं वह कभी ठीक हो भी पाएगा या नहीं। इस कंडीशन में वह सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर रह गया है। इतना बोलकर अध्रव सहाय चुप हो गए। उनकी बातों ने वहां मौजूद हर इंसान के होश उड़ा दिए थे। मनीष का चेहरा तो मानो सफेद पड़ गया, जैसे उसके शरीर का सारा खून सूख गया हो। दीपा, उनके पति और जानकी जी की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मनोज इस हद तक गिर चुका था। वही विक्रम का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था और उसने अपनी मुठियां इतनी जोर से भींच ली थीं कि उसके नाखून हथेलियों में गड़ने लगे थे। इधर मनोज की बीवी मोहिनी के दिल में मनोज के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि वो तो मन ही मन उसे कोस रही थी और गालियां दे रही थी। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसका पति आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। उसे तो दुख इस बात का था कि मनोज जाते जाते उसके सारे कीमती गहने और जेवरात अपने साथ ले गया था। अब उसे डर था कि वो जेवर उसे कभी वापस नहीं मिलेंगे। मोहिनी ने कितनी मेहनत और चालाकियों से वो सारा सोना इकट्ठा किया था। उसे हमेशा से यानिका जी से जलन होती थी। उसे चिढ़ थी कि यानिका इतनी सुंदर कैसे हैं, वो इतनी ग्रेसफुल कैसे दिखती हैं और उनके पास इतनी बेशकीमती ज्वेलरी कहाँ से आती है। यानिका को नीचा दिखाने के लिए ही मोहिनी अपनी स्किन, अपनी ड्रेस और अपनी ज्वेलरी का हद से ज्यादा ख्याल रखती थी। उसका तो जिंदगी में बस एक ही मकसद था कि वो जब भी किसी पार्टी या फंक्शन में जाए तो बस उसी के बारे में बात हो, लोग उसी की खूबसूरती के कसीदे पढ़ें। लेकिन हकीकत उसके सपनों से बहुत अलग थी। इक्का दुक्का लोग ही दिखावे के लिए उसकी तारीफ करते थे, वरना सबकी जुबान पर तो हमेशा माही जी और यानिका जी का ही नाम रहता था। वो दोनों अपने समय की सबसे खूबसूरत और शालीन महिलाओं में शुमार थीं। मोहिनी का गुस्सा इस बात पर और बढ़ जाता था कि वो चाहे जितनी भी महंगी क्रीम लगा ले या गहने लाद ले, वो कभी उनके जैसा रुतबा और चमक हासिल नहीं कर पाए। इस वक्त भी, जहां उसका सुहाग उजड़ने की कगार पर था, वो सिर्फ अपने उन खोए हुए गहनों के गम में आंसू बहाने का नाटक कर रही थी। ये सब सुनने के बाद मनीष एक तरफ जाकर खड़ा हो गया। उसका दिमाग किसी शैतानी चक्की की तरह चलने लगा। उसे याद आया कि मनोज ने उससे मदद मांगी थी और उसने ही मनोज को वह आइडिया दिया था। मनोज ने उसके कहने पर सोना को किडनैप भी किया, लेकिन इन वक्त पर मायरा ने आकर सारा खेल बिगाड़ दिया। मनीष ने अपनी नफरत भरी निगाहें घुमाई और केएसआर को देखा, जो बड़े इत्मीनान से अबीर से बात कर रहे थे। मनीष ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। वो अपने मन ही मन इस सारी तबाही का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ केएसआर को मान रहा था। सच तो ये था कि उसे मनोज के जीने या मरने से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो बस इस बात का डर सता रहा था कि उसका मास्टर प्लान फेल हो चुका है। मनोज की इस हालत की वजह से अब कोई विक्रम और सानिया की शादी की बात नहीं छेड़ेगा, और अगर की भी तो फिलहाल शादी टल जाएगी। ऊपर से उसे सानिया की फिक्र सता रही थी। वो पागल लड़की अपनी बौखलाहट में कुछ भी कर सकती थी, जबकि घर के सारे लोग उसे बाहर निकालने की फिराक में थे। मनीष ने अपना सिर पकड़ लिया। सानिया अब उसके गले की हड्डी बन गई थी, जिसे वो न निगल पा रहा था और न उगल पा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उस लड़की का क्या करे। जब दिमाग ने काम करना बंद कर दिया तो वो चुपचाप वहां से बाहर निकला और सीधे मिशेल को फोन लगा दिया। मनीष ने मिशेल को हॉस्पिटल की पूरी सिचुएशन बताई और बेहद परेशान होकर पूछा कि अब इस सानिया का क्या किया जाए।
क्योंकि वो अब उनके लिए खतरा बनती जा रही थी। बेपनाह मोहब्बत और दुश्मनों के लिए तबाही। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और राठौर परिवार अस्पताल से अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन विक्रम वहीं एक कोने में पत्थर की तरह बैठा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वो बस एकटक जमीन को घूरे जा रहा था। उसकी आंखों में गुस्से का लावा उबल रहा था और मुठियां इतनी जोर से भिंची हुई थी कि उनकी नसें साफ उभर आई थीं। वो वहां बैठा तो जरूर था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही खौफनाक मंजर बुन रहा था। गुस्से और बेचैनी के मारे उसका पैर बार बार जमीन पर पटका जा रहा था। वो उसी हालत में बैठा ही था कि तभी उसका असिस्टेंट बदहवास होकर भागते हुए वहां आता है। वो विक्रम के सामने आकर खड़ा होता है और बुरी तरह हौंफने लगता है, जैसे कोई बहुत बड़ी खबर लेकर कोसों दूर से दौड़ता हुआ आ रहा हो। विक्रम अपनी झुकी हुई नजरें उठाता है और उसे देखता है। उस वक्त विक्रम की आंखें गुस्से से पूरी तरह खून की तरह लाल थीं। वो अपने असिस्टेंट को देखकर अपनी भारी और दहशत भरी आवाज में दहाड़ता है, क्या हुआ तुम्हें? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? असिस्टेंट अपनी उखड़ी हुई सांसों को संभालने की कोशिश करता है और डर के मारे अपना सिर झुकाकर हकलाते हुए कहता है, सर, वो मुझे कुछ बहुत जरूरी बताना था आपको। विक्रम की आंखें शक से छोटी हो जाती हैं और वो अपने असिस्टेंट को नफरत भरी नजरों से घूरता है। फिर वो बड़े ही रौबदार अंदाज में अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठता है और ठंडी मगर कड़क आवाज में कहता है, क्या है? बोलो। विक्रम का वो अंदाज और उसकी लाल आंखें देखकर असिस्टेंट के पसीने छूटने लगे थे। असिस्टेंट ने हकलाते हुए और पसीना पोंछते हुए कहा, सर, मिस्टर ए का फाइनल मेल आया है। उन्होंने साफ अल्टीमेटम दिया है कि आपके पास फैसला लेने के लिए बस 1 घंटा बचा है। अगर आप आज रात डील करने को तैयार हैं तो ठीक, वरना वो अपना ऑफर वापस ले लेंगे और अगली बात सीधे केएसआर से करेंगे। विक्रम के चेहरे पर तनाव की लकीरें गहरी हो गईं। उसने झटके से अपनी घड़ी की तरफ देखा, 4 बज रहे थे, यानी ठीक 5 बजे उसकी किस्मत का फैसला होने वाला था। उसके दिमाग में गणित तेजी से दौड़ने लगा। 30% शेयर और 70% प्रॉफिट। विक्रम ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों में एक चमक के साथ सोचने लगा, अगर यह डील हो गई और यह प्रोजेक्ट कामयाब रहा तो मैं सीधा केएसआर के सामने खड़ा हो सकूंगा। अब तक का सारा नुकसान, सारी हार एक झटके में खत्म हो जाएगी। और शायद मेरी यह कामयाबी देखकर मायरा के दिल में मेरे लिए जगह बन जाए। मेरे दादा भी मुझ पर गर्व करेंगे और इस पूरे बिजनेस साम्राज्य की चाबियां मेरे हाथों में सौंप देंगे। विक्रम जानता था कि यह जुआ छोटा नहीं है, लेकिन मिस्टर ए का रिकॉर्ड आज तक बेदाग रहा था। उसका हर प्रोजेक्ट सफलता की गारंटी होता था और पूरी बिजनेस की दुनिया जानती थी कि मिस्टर ए की असली ताकत उसकी गर्लफ्रेंड है, जिसे सब बिजनेस क्वीन कहते हैं। उस बिजनेस क्वीन की दिमागी चालों और बिजनेस स्किल्स का कोई तोड़ नहीं था। पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं था जो उसे मात दे सके। विक्रम ने अपने मन में दोहराया, कहते हैं हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है और मिस्टर ए के लिए वो बिजनेस क्वीन ही वो करिश्माई ताकत है। विक्रम गहरी और पेचीदा सोच के भावर में गोते लगा रहा था। उसके दिमाग में एक तरफ मिस्टर ए की कामयाबी का रिकॉर्ड था और दूसरी तरफ वो ऊंचाइयां जिन्हें छूने का सपना वो देख रहा था। उसने एक लंबी और गहरी सांस ली और खुद से बुदबुदाते हुए कहा, जब तक जोखिम नहीं लूंगा तब तक वो सब हासिल नहीं कर पाऊंगा जो मुझे चाहिए। मुझे मायरा का साथ और दादाजी का भरोसा दोनों चाहिए, और उसके लिए ये डील करनी ही होगी। अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन और जीत का नशा उतर आया। उसने अपने असिस्टेंट की ओर सख्त नजरों से देखा और आदेश देते हुए कहा, जाओ, वकीलों को बुलाओ और पेपर तैयार करवाओ। मैं ये डील कर रहा हूँ। जल्दी से जल्दी सारा कागजी काम पूरा करो और मिस्टर ए को अभी कॉल करो। उनसे कहो कि हम तैयार हैं, आज रात ही ये डील साइन होगी। इतना बोलकर विक्रम अपनी जगह से बिजली की फुर्ती से उठा और बिना पीछे मुड़े अस्पताल से बाहर निकल गया। उसके हर कदम में एक नया आत्मविश्वास दिख रहा था, लेकिन यह आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला था। विक्रम ने सिर्फ अपना फायदा देखा, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह फैसला उसे कितनी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगा। प्रोजेक्ट तो यकीनन सफल होने वाला था क्योंकि उसे मिस्टर ए और बिजनेस क्वीन संभाल रहे थे, लेकिन उस सफलता की राख पर विक्रम की अपनी बर्बादी लिखी थी। प्रोजेक्ट कामयाब होगा, नाम होगा, लेकिन विक्रम को वो घाटा होगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। विक्रम जैसे ही अस्पताल की दहलीज पार करता है, उसका असिस्टेंट भी साए की तरह उसके पीछे निकल जाता है। शहर में एक नई साजिश की बिसात बिछ रही थी। द ग्रीन लीफ विला। मास्टर बेडरूम कमरे में खामोशी थी,
सिर्फ एस बड़ी ई की हल्की सी आवाज गूंज रही थी। मायरा आराम से काउच पर बैठी हुई थी, उसकी नजरें अपने हाथ में पकड़े आईपैड पर जमी थी। वो कुछ बहुत ही बारीक आंकड़ों या शायद किसी सीक्रेट फाइल का मुआयना कर रही थी। उसके चेहरे के हाव भाव बेहद गंभीर थे। तभी रूम में बने शानदार वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और अभियान बाहर निकलता है। वो चलते चलते अपनी सफ़ेद शर्ट के बटन्स को बड़े सलीके से बंद कर रहा था। जैसे ही अभियान कमरे के बीचों बीच आता है, मायरा का ध्यान आईपैड से हटकर सीधा उस पर टिक जाता है। अभियान ने सफ़ेद शर्ट पहनी थी जिसके सिर्फ 2 बटन लगे हुए थे, साथ में मैचिंग सफ़ेद पैंट। उसके बाल अभी भी गीले थे, जिनसे पानी की कुछ बूंदें उसके माथे पर छलक रही थीं। उस वक्त अभियान किसी साधारण इंसान की तरह नहीं, बल्कि रियासत के किसी राजा की तरह लग रहा था। उसका वो शाही ऑरा, उसके व्यक्तित्व की वो ठंडक और उसकी वो गहरी काली आंखें, ये सब मिलकर उसे एक रहस्यमयी और बेहद ताकतवर इंसान बना रहे थे। मायरा उसे बस देखती ही रह गई, क्योंकि इस सादगी में भी अभियान की शख्सियत में एक अलग ही कशिश और रसूख था। अभियान शांत कदमों से चलता हुआ आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया और बड़ी नफासत से अपनी शर्ट के बटन बंद करने लगता है। तभी उसे अपनी कमर के इर्द गिर्द 2 नाजुक हाथों का घेरा महसूस हुआ। उन हाथों के स्पर्श मात्र से अभियान के सख्त चेहरे पर एक दिलकश और मदहोश कर देने वाली मुस्कान तैर जाती है। उसने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उन हाथों को थामा और उन्हें अपने सामने की ओर खींचा। वो कोई और नहीं, मायरा थी, जिसकी आंखों में इस वक्त अभियान के लिए बेपनाह और जुनूनी मोहब्बत साफ झलक रही थी। मायरा ने अपना हाथ अभियान की चौड़ी छाती पर रखा, जहां उसका नाम माया उकेरा हुआ था। उसने झुककर उस नाम पर एक बेहद नर्म और रूहानी किस की। लेकिन अगले ही पल, अपनी शरारती और मालिकाना हक वाली आदत के चलते, उसने वहां एक छोटा सा बाइट किया। मायरा के दांतों के निशान अभियान की त्वचा पर साफ नजर आने लगे थे। मायरा की इस हरकत पर अभियान की मुस्कान और भी गहरी हो जाती है। उसे पता था कि ये मायरा का प्यार जताने का अपना खास और थोड़ा सा जंगली अंदाज है। वह उसे अपने करीब महसूस कर रहा था, जबकि बाहर की दुनिया के लिए वो दोनों सबसे खतरनाक शिकारी थे। मायरा ने धीरे से अपने हाथ अभियान की शर्ट के बटनों पर रखे और उन्हें एक एक कर बंद करने लगी। कमरे में एक रूहानी खामोशी छाई हुई थी, लेकिन उस चुप्पी में भी उनकी रूहें एक दूसरे से हजारों बातें कर रही थीं। ये अजीब था, वो दोनों जब भी एक दूसरे के इतने करीब होते, तो ऐसा लगता मानो पहली बार मिल रहे हों। उनकी धड़कनें खुद ब खुद किसी संगीत की तरह तेज हो जाती थीं। मायरा का पूरा ध्यान पूरी तल्लीनता से बटनों को बंद करने पर था, जबकि अभियान, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी मायरा पर था। वह बिना पलके झपकाए एकटक मायरा के चेहरे के नूर को निहार रहा था, जैसे उसे अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता हो। शर्ट के बटन बंद करने के बाद मायरा ने बड़ी नज़ाकत से अभियान की कलाई के बटनों को सेट किया। फिर उसने बेड पर रखी टाई उठाए और उसे अभियान के गले में डाल दिया। इस क्रिया में अभियान को हल्का सा झुकना पड़ा, जिससे उनके चेहरे एक दूसरे के और भी करीब आ गए। मायरा ने बड़े ही एलिगेंट तरीके से उस टाई की गांठ बांधी। फिर पास ही पड़े सफ़ेद कोट को उठाकर अभियान को पहनाया। कोट के बटन बंद करने के बाद मायरा 2 कदम पीछे हटी और पूरे गर्व के साथ अभियान को सर से पैर तक देखने लगी। अभियान इस वक्त फुल वाइट अटायर में उसके सामने खड़ा था। उसका वो बेदाग, बिना किसी शिकन का सूट, जिसके डायमंड का पलंग रोशनी में चमक रहे थे। टाई के ऊपर लगा वो छोटा सा कीमती ब्रोच उसके शाही लिबास की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था। वह किसी बिजनेस टाइकून से कहीं बढ़कर एक अपराजय योद्धा की तरह लग रहा था। मायरा के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। अभियान का ओरा, उसकी आंखें और उसकी पूरी शख्सियत में एक ऐसा दबाव था जिसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। अभियान और मायरा दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए थे। मायरा ने अभियान के पीछे लगे आईने में उसकी परछाई को देखते हुए बहुत ही गंभीर और सधी हुई आवाज में कहा, तो आखिरकार तुम वो करने जा रहे हो जो तुम्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था। अभियान, तुम अपना हक छोड़कर सालों पहले इसलिए पीछे हट गए थे क्योंकि तुम्हें लगा था कि तुम्हारे त्याग से तुम्हारी फैमिली हमेशा खुश रहेगी। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। मायरा एक पल के लिए रुकी, उसकी आवाज़ में अब एक कड़वाहट और सच्चाई थी। तुम्हें पता है, डैड ने कल मुझसे एक बात कही थी कि इंसान की फितरत ही ऐसी होती है, उसे जितना मिलता है उसकी चाहत और बढ़ती जाती है। अगर तुम ये सोचते हो कि अपने कदम पीछे खींच लेने से सामने वाला खुश रहेगा या तुम्हें चैन से जीने देगा, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। मायरा की इन बातों ने अभियान के अंदर दफन उन यादों को कुरेद दिया था जिन्हें वो पीछे छोड़ आया था। मायरा की बात खत्म होते ही कमरे में फिर से वही भारी सन्नाटा पसर गया।
अभियान का चेहरा जो अभी तक मायरा के लिए नर्म था, अब वो एकदम सीरियस और सख्त हो गया। उसे समझ आ गया था कि अब रहम करने का वक्त खत्म हो चुका है। अब बारी थी अपना वो साम्राज्य वापस लेने की, जिसे उसने अपनों की खुशी के लिए छोड़ दिया था। अभियान की आंखों में एक बर्फीली सख्ती उतर आई। उसने मायरा की बात का जवाब देते हुए बहुत ही ठंडे और दृढ़ लहजे में कहा, जो हो गया मैं उसे तो नहीं बदल सकता, लेकिन अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। अब मैं अपने परिवार का हक वापस उन्हें दिलाऊंगा, और जो दर्द उन्होंने सहा है उसका एक एक पल का हिसाब मैं खुद करूंगा। मायरा ने अभियान की बात सुनकर एक खतरनाक मुस्कान बिखेरी। उसने अभियान की आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है अभियान? विक्रम को शुरू से पता था कि उसका बाप कैसा है। उसे सब पता था कि उसके बाप ने तुम पर और तुम्हारे मम्मी पापा पर अटैक करवाया था। उसे अपने बाप के हर काले कारनामे की खबर थी, लेकिन वो चुप रहा। क्यों? क्योंकि उसके बाप की वजह से ही उसे वो सब मिल रहा था जो उसे चाहिए था, सीईओ की कुर्सी, रुतबा, नाम और दौलत। अभियान ने एक गहरी और भारी सांस ली। उसका चेहरा अब किसी चट्टान की तरह सख्त हो गया था। उसने कहा, अब हर चीज का हिसाब होगा। जो मेरा था वो मेरा ही होगा। मुझे ये सब इसलिए नहीं चाहिए कि मेरे पास कमी है, मेरे पास पहले ही बहुत कुछ है। लेकिन वो लोग इस साम्राज्य के काबिल नहीं हैं। इसमें मेरे दादाजी और मेरे डैड की खून पसीने की मेहनत है, और मैं इसे ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। आज से विक्रम की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू होता है। ये डील वो जिंदगी भर याद रखेगा। इतना बोलकर अभियान के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई, एक ऐसी मुस्कान जो तबाही का संकेत थी। मायरा ने भी उसी अंदाज में अभियान को कॉपी किया। उसके चेहरे पर भी उतनी ही बड़ी और शातिर मुस्कान छा गई। दो सबसे बड़े शिकारी अब अपने शिकार को जाल में फंसाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। मायरा ने बैग पर रखा वो मास्क उठाया और बड़े ही सलीके से अभियान के चेहरे पर लगा दिया। वह मास्क अभियान की आंखों के पीछे छिपे खौफनाक इरादों को और भी गहरा बना रहा था। मास्क पहनाने के बाद मायरा ने उसके माथे पर एक बहुत ही नर्म और सुकून भरी किस की। लेकिन अभियान ने पलक झपकते ही मायरा की कमर थामी और उसे अपने बिल्कुल करीब खींच लिया। उसने अपना मास्क थोड़ा सरकाया और अपने लब मायरा के लिबों पर रख दिए। दोनों के बीच एक गहरी और जुनूनी किस हुई, जिसमें एक दूसरे के लिए बेपनाह मोहब्बत और दुश्मनों के लिए तबाही का नशा साफ झलक रहा था। विक्रम की बर्बादी के एसार का बुलावा अभियान मायरा के साथ कुछ वक्त बिताने के बाद विला से अपने शिकार की तरफ निकल जाता है और मायरा राठौर मेंशन की तरफ। इधर अभियान की चमचमाती काली कार शहर के सबसे बड़े और आलीशान होटल द गोल्डन गेट के बाहर आकर रुकी। ये होटल कोई मामूली जगह नहीं थी, ये केएसआर के साम्राज्य का एक अटूट हिस्सा था। ये वही जगह थी जहां बड़े से बड़ा अमीर आदमी भी कदम रखने के सिर्फ सपने ही देख सकता था। यहाँ की हवाओं में भी रसूख और ताकत की महक थी। अभियान की कार रुकते ही उसके पीछे चल रहे बॉडीगार्ड्स का काफिला भी थम गया। एक गार्ड ने फुर्ती से आकर दरवाजा खोला और अभियान अपने कोट को ठीक करते हुए बाहर निकला। उसके दो असिस्टेंट पहले से ही वहां सर झुकाए खड़े थे। जैसे ही अभियान के कदम जमीन पर पड़े, हवा में एक अजीब सा दबाव बढ़ गया। एक बर्फीली ठंडी लहर सबकी रीढ़ की हड्डी से होकर गुजर गई, जिससे वहां खड़े हर शख्स की पीठ अदब में खुद ब खुद सीधी हो गई। उस काली रात के सन्नाटे में अभियान अपने उस सफेद सूट में किसी ग्रीक गॉड से कम नहीं लग रहा था। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके सामने किसी का भी सिर सम्मान और डर से झुक जाए। मिस्टर ए, ये नाम सुनने में जितना छोटा था, इसका वजन और इसकी दहशत उतनी ही भारी थी। अभियान अपने भारी और सधे हुए कदमों से होटल के अंदर दाखिल हुआ। असिस्टेंट ने पहले ही लपक कर लिफ्ट का बटन दबा दिया था ताकि मिस्टर ए को एक पल का भी इंतजार न करना पड़े। अभियान के अंदर जाते ही लिफ्ट तेजी से होटल की सबसे ऊपरी मंजिल यानी टॉप फ्लोर की ओर बढ़ी। लिफ्ट रुकते ही असिस्टेंट ने झुककर अभियान से कुछ कहा और उसे उस खास कमरे केबिन की तरफ ले जाने लगा जहां विक्रम उसका इंतजार कर रहा था। असिस्टेंट आगे बढ़ा और उसने झुककर कमरे का भारी दरवाजा खोला। अभियान को रास्ता देते हुए वह एक तरफ खड़ा हो गया। अभियान अपने उसी कोल्ड और सख्त अंदाज में कदम बढ़ाते हुए अंदर दाखिल हुआ। केबिन के अंदर विक्रम अपने असिस्टेंट के साथ पहले से ही इंतजार में बैठा था। उसके चेहरे पर घबराहट और उत्सुकता का मिलाजुला भाव था। जैसे ही अभियान ने केबिन में कदम रखा, कमरे का तापमान जैसे गिर गया हो। विक्रम और उसका असिस्टेंट सम्मान और डर के मारे तुरंत अपनी जगह से खड़े हो गए। विक्रम की नजरें जैसे ही अभियान पर पड़ी, उसकी आंखें शक से छोटी हो गईं। भले ही अभियान के चेहरे पर मास्क था, लेकिन उसकी कदकाठी और चलने का अंदाज विक्रम को जाना पहचाना सा लग रहा था। वह बड़ी गहराई से अभियान को घूरने लगा, जैसे उस नकाब के पीछे के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो।
अभियान ने विक्रम की मौजूदगी पर कोई ध्यान नहीं दिया, मानो वह वहां हो ही न। वह सीधा गया और विक्रम के ठीक सामने वाली मुख्य कुर्सी पर पूरे अधिकार के साथ बैठ गया। अभियान के बैठते ही उसके असिस्टेंट ने विक्रम को बैठने का इशारा किया, जिसके बाद विक्रम भी झिझकते हुए अपनी कुर्सी पर वापस बैठा। विक्रम ने अपना गला साफ किया और उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस्टर ए, मैं विक्रम सहाय, सहाय इंडस्ट्रीज का सीईओ थी। विक्रम की आवाज में एक दबदबा दिखाने की कोशिश। अभियान ने विक्रम की बात सुनी और उसके होंठों पर एक तीखी और रहस्यमयी मुस्कान दौड़ गई। उसने अपनी भारी और गहरी आवाज में कहा, हेलो मिस्टर विक्रम, और आपको कौन नहीं जानता, पूरे इंडिया में आपके चर्चों के ही तो चर्चे हैं। अभियान का लहजा ऐसा था कि समझ नहीं आ रहा था कि वह तारीफ कर रहा है या तंज कस रहा है। उसने आगे कहा, और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मेरी यह डील स्वीकार की। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यह डील आप अपनी पूरी जिंदगी भर याद रखें। अभियान की बात सुनकर विक्रम की भौहें सिकुड़ गईं। उसे अभियान से आने वाली वाइब्स कुछ अजीब और खतरनाक लग रही थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार से बात कर रहा हो। लेकिन उसने इस एहसास को नज़रअंदाज किया और एक नकली मुस्कान के साथ कहा, जी मिस्टर ए, मुझे भी आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगेगा। अभियान की आंखों में उस वक्त एक खतरनाक और जानलेवा चमक आ गई। उसने सीधे विक्रम की आंखों में आंखें डालकर पूछा, तो क्या हम इस डील को साइन करें? विक्रम के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। उसने अनजाने डर के मारे अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसे लगा जैसे वह किसी बहुत बड़ी गहराई में कूद रहा है। लेकिन फिर उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। विक्रम की हाँ सुनते ही अभियान की वह शैतानी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उसे पता था कि जैसे ही पेन कागज पर चलेगा, विक्रम का साम्राज्य ढहना शुरू हो जाएगा। करीब 2 घंटे की लंबी और दिमागी कसरत वाली मीटिंग के बाद विक्रम उस केबिन से बाहर निकल जाता है। डील साइन हो चुकी थी और उसके चेहरे पर वही पुराना सड़ा हुआ अहंकार वापस लौट आया था। उसके दिमाग में बस एक ही खुमार चढ़ा हुआ था, एक बार यह डील सफल हो जाए फिर सब कुछ उसका होगा, चाहे वो सहाय मेंशन हो, ये कंपनी हो या फिर उसका खोया हुआ रुतबा। वह अपनी उसी झूठी शान में होटल से बाहर निकल गया, ये सोचे बिना कि उसने अपनी बर्बादी के वारंट पर खुद दस्तखत किए हैं। विक्रम के कमरे से बाहर निकलते ही अभियान के होंठों से एक ठंडी और खौफनाक हंसी फूट पड़ी। उसकी वह हंसी इतनी भयानक थी कि कमरे की दीवारों में भी सिहरन दौड़ जाए। वह कोई जीत की खुशी वाली हंसी नहीं थी, बल्कि एक शिकारी की अपने शिकार की बर्बादी पर दी गई आखिरी विदाई थी। उसने मेज पर रखे उन पेपर्स को देखा जिन पर अब विक्रम के दस्तखत थे। अब सहाय इंडस्ट्रीज के 30% शेयर्स आधिकारिक तौर पर अभियान के नाम हो चुके थे। अभियान ने उन कागजों को लापरवाही से टेबल पर फेंक देता है और अपने असिस्टेंट की तरफ देखकर अपना कोट एडजस्ट करते हुए केबिन से बाहर निकल जाता है। वह लिफ्ट की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसके फोन की स्क्रीन चमक उठी। कॉल मायरा का था। अभियान ने कॉल रिसीव किया और उससे बात करते हुए लिफ्ट से नीचे आने लगा। जैसे ही वह होटल के आलीशान लॉबी से निकलकर बाहर की तरफ बढ़ा, उसके गार्ड्स ने उसे चारों तरफ से सुरक्षा घेरे में ले लिया। अभियान फोन पर मायरा से कुछ कह रहा था, तभी अचानक एक साया उसके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। गार्ड्स ने पलक झपकते ही अपनी पोजीशन ले ली और अभियान के आगे दीवार बनकर खड़े हो गए। अचानक किसी के इस तरह सामने आने से अभियान की बात अधूरी रह गई और वह रुक गया। अभियान ने अपनी गर्दन घुमाई और सामने देखा। सामने खड़े शख्स को देखकर अभियान की भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर या खतरे का भाव नहीं था, क्योंकि सामने कोई अजनबी नहीं बल्कि केएसआर के सबसे भरोसेमंद असिस्टेंट मिस्टर समीर खड़े थे। समीर की उपस्थिति का मतलब साफ था, केएसआर की नज़रें इस पूरी डील पर जमी हुई थी। अभियान ने एक सधे हुए इशारे से अपने गार्ड्स को सामने से हटने का संकेत दिया और खुद कदम बढ़ाकर मिस्टर समीर के ठीक सामने खड़ा हो गया। अभियान अच्छी तरह जानता था कि समीर कौन है। सिर्फ अभियान ही नहीं, बिजनेस की दुनिया का हर छोटा बड़ा खिलाड़ी समीर के नाम से वाकिफ था। समीर केएसआर के राइट हैंड थे, उतने ही सख्त और खतरनाक जिनसे बड़े बड़े सूरमा भी टकराने से पहले 10 बार सोचते थे। लेकिन अभियान की एक खास फितरत थी, सामने वाला कितना भी ताकतवर या खतरनाक क्यों न हो, अगर वह मायरा से जुड़ा है तो अभियान उसके साथ हमेशा बेहद शांत रहता था। जैसा कि पहले भी पता चला है, अभियान को जल्दी गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब आता है तो वह प्रलय से कम नहीं होता। समीर केएसआर के सबसे खास आदमी थे और केएसआर मायरा के पिता, इसीलिए अभियान बहुत ही गरिमा और शांति के साथ उनके आगे खड़ा था। समीर ने अभियान की आंखों में झांकते हुए सपाट आवाज में कहा, केएसआर आपसे अभी मिलना चाहते हैं, मेरे पीछे आइए।
अभियान ने न कोई सवाल किया और न ही कोई दलील दी। उसने बस सम्मान में अपना सिर हाँ में हिलाया और समीर को फॉलो करने लगा। इस दौरान मायरा का कॉल अभी भी चालू था। मायरा दूसरी तरफ से कुछ जरूरी बातें कर रही थी। आगे चल रहे समीर के दिमाग में हैरानियों का पहाड़ टूट रहा था। वो रह रहकर पीछे मुड़कर देख रहा था, क्योंकि अभियान कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। पूरी दुनिया जानती थी कि न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून मिस्टर एक कितना मगरूर और सख्त है। लेकिन उसने समीर की बात इतनी आसानी से मान ली और बिना किसी नखरे के उसके पीछे चल रहा था। ये बात समीर के लिए पचाना मुश्किल था। पर सबसे बड़ी उलझन तो कुछ और ही थी। समीर ने मन ही मन अपना सिर खुजला लिया जब उसने अभियान को फोन पर बात करते सुना। वह साफ सुन पा रहा था कि अभियान दूसरी तरफ मायरा से बात कर रहा है। जिस लहजे और प्यार से वह बात कर रहा था, वह उस मिस्टर एक की शख्सियत से बिल्कुल अलग था, जिसे दुनिया एक निर्दयी, क्रूर और बेरहम बिजनेसमैन के तौर पर जानती थी। यहाँ तो एक प्रेमी का रूप था जो बिल्कुल अलग था। समीर के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया जिसने उसे बेचैन कर दिया। पूरी दुनिया जानती थी कि मिस्टर ए अपनी उस गर्लफ्रेंड से पागलों की तरह प्यार करता है जिसे सब बिजनेस क्वीन यानी माया कहते हैं। वो माया जो बिजनेस की दुनिया में सबसे बेरहम और शातिर मानी जाती है। समीर सोचने लगा, फिर अभियान की जिंदगी में मायरा कैसे आई? क्या मायरा ही वो बिजनेस क्वीन है जिसका आज तक कोई मुकाबला नहीं कर पाया? इन सवालों के भंवर में उलझे समीर को पता ही नहीं चला कि कब वे एक आलीशान प्राइवेट रूम के दरवाजे के बाहर पहुंच गए। अभियान अब भी फोन पर था। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन मायरा के लिए उसमें एक अलग ही समर्पण था। दरवाजे के सामने पहुंचकर समीर ने अपने दिमाग में चल रहे ख्यालों के तूफान को झटक दिया और धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से केएसआर की भारी, गंभीर मगर बेहद शांत आवाज़ गूंजी, अंदर आ जाओ। समीर और अभियान अंदर जाने लगे, लेकिन अभियान ने मुड़कर अपनी आंखों के एक सधे हुए इशारे से अपने गार्ड्स और असिस्टेंट्स को बाहर रुकने का आदेश दिया। इशारे की ताकत ऐसी थी कि सब वही पत्थर की मूरत बनकर रुक गए। जैसे ही अभियान और समीर ने कदम अंदर रखा, कमरे का भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। केएसआर उस वक्त कमरे की विशाल कांच वाली खिड़की के पास खड़े थे। खिड़की इतनी बड़ी थी कि वहां से पूरा शहर और रात की चांदनी में डूबा आसमान साफ दिखाई दे रहा था। कमरे की हवा अचानक बहुत भारी हो गई थी, जैसे दो पहाड़ों के बीच का तनाव हो। एक तरफ अभियान अपने उसी कोल्ड ऑरा के साथ अधिक खड़ा था और दूसरी तरफ समीर केएसआर के पास जाकर खड़े हो गए। समीर ने धीमी मगर स्पष्ट आवाज में कहा, सर, मिस्टर अभियान आ चुके हैं। केएसआर अभी भी खिड़की की तरफ पीठ किए खड़े थे। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की सुई की आवाज भी साफ सुनी जा सकती थी। अभियान ने अपना फोन जेब में रख लिया था। उसकी नज़रें केएसआर की पीठ पर जमी थी। केएसआर समीर की बात सुनकर अपनी जगह से धीरे से पलटते और उनकी नज़रें सीधे अभियान पर जा टिकती है। केएसआर की शख्सियत में एक अलग ही राजसी ठाठ था। उन्होंने रॉयल ब्लैक कलर का एक बेहद कीमती बिजनेस सूट पहना था और उनके लंबे बालों को पीछे एक छोटी सी चोटी में बांधा गया था, जो उन्हें एक कलाकार और एक खूंखार बिजनेसमैन का मिला जुला लुक दे रहा था। उनके एक हाथ में महंगी वाइन का ग्लास था। जैसे ही केएसआर ने वाइन का एक घूंट लेते हुए सामने देखा, उनकी आंखों में एक छिपी हुई मुस्कान आ गई। उन्होंने देखा कि अभियान अपनी जगह पर अडिग खड़ा है। उसकी आंखों में न कोई घबराहट थी और न ही कोई हिचक। केएसआर जैसे पारखी इंसान के लिए यह पहचानना मुश्किल नहीं था कि सामने खड़ा युवक कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। केएसआर अपने भारी कदमों से चलते हुए एक आलीशान कुर्सी पर जाकर बैठ गए। उन्होंने सलीके से अपना एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ाया और वाइन का ग्लास घुमाते हुए अभियान को सामने बैठने का इशारा किया। अभियान ने केएसआर के इशारे को समझा। उसने केएसआर के रुतबे और मायरा के पिता होने के नाते सम्मान में अपना सिर हल्का सा झुकाया और थैंक यू कहते हुए सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। भले ही अभियान केएसआर के सम्मान में थोड़ा झुका था, लेकिन उसके बैठने के अंदाज में उसकी अपनी प्राइड और वो कोल्ड ऑरा अब भी बरकरार था। वह झुका जरूर था, लेकिन डरा बिल्कुल नहीं था। कमरे में अब दो ऐसे लोग आमने सामने बैठे थे जो दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का दम रखते थे। केएसआर ने अपनी गहरी आंखों से अभियान को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर शांति से बोले, तो मिस्टर ए, या मैं तुम्हें उस नाम से बुलाऊं जो मेरी बेटी अपनी नींद में भी गुनगुनाती है? समीर तो जैसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। वह मन ही मन हैरान था कि जो मिस्टर ए पूरी दुनिया के लिए किसी पत्थर की तरह सख्त और बेरुखा है, वह केएसआर के सामने इतना रिस्पेक्टफुल कैसे हो सकता है? अभियान की अपनी एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, फिर भी उसका यह व्यवहार समीर को अचंभे में डाल रहा था।
इधर केएसआर ने बहुत ही इत्मीनान से एक खाली ग्लास में वाइन डाली और उसे अभियान की तरफ बढ़ा दिया, जैसे वे उसे ड्रिंक ऑफर कर रहे हों। कमरे का माहौल अब और भी दिलचस्प हो गया था, लेकिन अभियान ने उस ग्लास को हाथ तक नहीं लगाया। उसने सीधे केएसआर की आंखों में देखा और बहुत ही सधे हुए और सम्मानजनक लहजे में मना करते हुए कहा, थैंक यू सर, लेकिन मैं ड्रिंक नहीं ले सकता। मेरी गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं कि मैं बाहर कहीं भी ड्रिंक करूं। ये कहते हुए अभियान की आंखों में मायरा के लिए बेपनाह प्यार और एक हल्की सी शरारत चमक उठी। उसने बड़ी सादगी से यह जता दिया कि दुनिया के लिए वो कितना भी बड़ा किंग क्यों न हो, लेकिन अपनी पसंद के मामले में वो अब भी मायरा के उसूलों पर चलता है। अभियान की यह बेबाकी और अपनी बेटी के प्रति उसका ऐसा समर्पण देखकर केएसआर के चेहरे पर एक तिरछी और गहरी मुस्कान आ गई। उन्हें अभियान का यह अंदाज पसंद आया था। यूं ही साथ बने रहिए, हमेशा खुश रहिए। केएसआर और अभियान एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे और कमरे का माहौल किसी गहरी खामोशी की तरह भारी था। जिस बेबाकी से अभियान ने ड्रिंक के लिए मना किया और मायरा का नाम लिया, उसने केएसआर के दिल में एक अलग जगह बना ली थी। उनकी आंखों में वह तिरछी हंसी और चमक साफ बता रही थी कि उन्हें अपनी बेटी की पसंद पर गर्व है। केएसआर की वे गहरी हरी आंखें अभियान के उस नकाबपोश चेहरे को ऐसे टटोल रही थीं, मानो वे उस मास्क के पीछे छिपे हर राज को एक ही नज़र में पढ़ लेना चाहती हों। केएसआर कोई मामूली इंसान नहीं थे, वे बिजनेस की दुनिया के वह बेताज बादशाह थे जिनकी नज़रों से आज तक कोई सच नहीं छिप पाया था। दूसरी तरफ अभियान, जो बहुत शांति से बैठा था, उसके बैठने के अंदाज में एक शहंशाह वाला रुतबा था, लेकिन केएसआर के प्रति सम्मान उसकी हर हरकत में झलक रहा था। अभियान की नज़रें केएसआर की आंखों पर टिकी थीं। वह अच्छी तरह जानता था कि जब समीर ने उसे बुलावा दिया, तभी केएसआर ने उसे पहचान लिया होगा, या कम से कम उन्हें गहरा शक तो हो ही गया था। आखिरकार केएसआर और मायरा पिता पुत्री थे और उन दोनों में एक बात बिल्कुल समान थी, उनकी हरी आंखें। उन आंखों में वह काबिलियत थी कि वे इंसान की रूह के अंदर झांककर वह देख लेती थी जो एक आम इंसान की सोच से परे होता था। उस कमरे में पसरी खामोशी इतनी गहरी थी कि समीर को न जाने क्यों पसीने आ रहे थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह दहकते हुए लावे के फर्श पर खड़ा हो, क्योंकि वहां की शांति बहुत ही अजीब और डरावनी थी। कुछ पलों के बाद केएसआर ने अपनी वाइन के ग्लास से एक घूंट लिया और समीर की तरफ देखते हुए सपाट लहजे में कहा, समीर, हमें अकेला छोड़ दो, बाहर जाओ। समीर ने केएसआर का आदेश सुना और बिना एक शब्द कहे चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। केएसआर वैसे तो समीर से कुछ छुपाते नहीं थे, लेकिन यहाँ बात उनकी बेटी की थी और उस राज की जिसे वह खुद अपनी आंखों से तस्दीक करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने समीर को बाहर भेज दिया। समीर के चले जाने के बाद केएसआर ने उस भारी खामोशी को तोड़ते हुए कहा, तो अब तुम हो सहाय इंडस्ट्रीज के 30% शेयर के मालिक, या यूं कह लो कि सहाय इंडस्ट्रीज के अगले असली हकदार और नेक्स्ट सीईओ आए। इतना बोलकर केएसआर के चेहरे पर एक तिरछी और शातिर मुस्कान आ गई। उन्होंने आगे कहा, विक्रम को लग रहा है कि उसने अपनी कंपनी को बचाने के लिए एक डील साइन की है, पर उसे नहीं पता कि उसने अपनी तबाही के परवाने पर दस्तखत कर दिए हैं। तुमने बहुत सफाई से खेल खेला है। अभियान के चेहरे पर भी एक बहुत ही खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वह केएसआर की आंखों में आंखें डालकर ठंडे लहजे में कहता है, शायद, लेकिन यह इतना भी आसान नहीं है जितना दिख रहा है। विक्रम अभी भी एक घायल सांप की तरह है। केएसआर उसकी बात सुनकर एक शातिर हंसी हंसते हैं और कहते हैं, तुमने आधी से ज्यादा बाजी पहले ही जीत ली है अभियान, तो अब पूरी जीत भी तुम्हारी ही होगी। और वैसे भी मेरी बेटी जो ठान लेती है वो करके ही रहती है। आज तुम यहाँ हो, ये भी उसकी ही वजह से है, क्यों सही कहा ना? नहीं तो तुम तो बहुत पहले ही सब कुछ छोड़ चुके थे और अपनी अलग दुनिया बसा चुके थे। इतना बोलकर केएसआर ने एक गहरी मुस्कुराहट दी, जैसे वह अभियान की हर कमजोरी और ताकत को पहचानते हों। अभियान का चेहरा ये सुनकर बिल्कुल भावहीन हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी जुनूनी चमक आ जाती है। वह सपाट आवाज में कहता है, हाँ, मायरा है, इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ। अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं होती तो शायद मैं यहाँ कभी नहीं आता। मैंने जो कुछ किया वो सिर्फ उसके लिए है। केएसआर ने अपना वाइन ग्लास थोड़ा ऊपर उठाया और एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, तो मिस्टर ए उर्फ। वह कुछ पल के लिए रुके, माहौल में तनाव पैदा किया और फिर अभियान की आंखों में देखते हुए उसके पूरे नाम का खुलासा किया, अभियान सहाय, यनिका और अबीर सहाय के बेटे। वेल प्लेड, सच में वेल प्लेड। केएसआर ने साबित कर दिया कि उनकी नज़रों से कुछ नहीं छुप सकता। उन्होंने न सिर्फ उसका नाम लिया,
बल्कि उसके माता पिता का नाम लेकर यह जता दिया कि वह उसके पूरे इतिहास को जानते हैं। केएसआर ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए एक गहरी और सराहने वाली आवाज में कहा, मैं वास्तव में इम्प्रेस्ड हूँ। तुमने खुद को मेरी बेटी की छांव में इतने अच्छे से छुपाया, इतनी सफाई से कि आज तक तुम्हारे पिता, तुम्हारे दादाजी और यहाँ तक कि मैंने भी तुम्हें ढूंढने में हार मान ली। हाँ, मैंने भी तुम्हें बहुत ढूंढा था, लेकिन तुम हमें कभी नहीं मिले। केएसआर की यह बात सुनकर अभियान कुछ पलों के लिए खामोश हो गया। उसे समझ आ गया था कि अब लुका छिपी का खेल खत्म हो चुका है। उसने बहुत ही शांति से अपने चेहरे से वह मास्क उतार दिया। वह जानता था कि केएसआर उसे पहचान चुके हैं, इसलिए अब कुछ भी छुपाने का कोई मतलब नहीं था। नकाब हटते ही अभियान का वह गंभीर और शक्तिशाली चेहरा सामने आया। उसने सीधे केएसआर की आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, मैंने खुद को इसलिए छुपाया क्योंकि मुझे लगा था कि ऐसा करके मैं अपने परिवार को सुरक्षित रख पाऊंगा। और मैं मायरा को नहीं छोड़ सकता था। अगर मैं उस वक्त मायरा को लेकर यहाँ आता तो कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। उस समय मुझमें न तो इतनी ताकत थी और न ही इतना शातिर दिमाग। इसलिए उस समय मुझे जो सही लगा मैंने वही किया, और शायद इसीलिए मायरा आज भी मेरे पास है। अभियान की आवाज में अपनी मोहब्बत को खोने का डर और उसे बचाने का गर्व साफ झलक रहा था। केएसआर ने अभियान के चेहरे को गौर से देखा और एक धीमी मुस्कान के साथ बोले, तो तुमने अपनी पूरी पहचान बदल ली ताकि तुम उसे बचा सको। एक राजा ने अपना राज्य छोड़ दिया ताकि उसकी रानी सलामत रहे। ये सुनकर अच्छा लगा अभियान। अभियान की आंखों में पुरानी यादों का दर्द और कड़वाहट एक साथ उभर आई। उसने अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए कहा, और रही बात छुपने की, तो आप नहीं जानते कि उस समय हमारी स्थिति कितनी खराब थी। मेरे और मायरा के पास रहने के लिए जगह तक नहीं थी। हम ना चाहते हुए भी दुनिया की नजरों से खो चुके थे। हम बच्चे थे, मैं सिर्फ 8 साल का था और वो 11 की। हमें कुछ नहीं पता था कि आगे क्या करना है। हम उस भीड़ में कहीं खो गए थे जहां हमें बस अपना पेट पालने के लिए संघर्ष करना था। उसने थोड़ा रुककर एक गहरी सांस ली और गर्व के साथ कहा, आज हम जहां भी हैं उसके पीछे हमारी बरसों की मेहनत है, और इसमें सबसे बड़ा हाथ मायरा का है। उसके अंदर हमेशा से कुछ बड़ा करने का एक अलग ही जुनून था। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ उसकी वजह से हूँ। मेरा वजूद उसी से है। अभियान की ये बातें सुनकर केएसआर की मुठ्ठियां कस गईं। वह मायरा के उस बुरे दौर और तड़प के बारे में सुन रहे थे। उनका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। अपनी लाडली बेटी की इतनी दयनीय स्थिति के बारे में सुनकर उनके जबड़े भिंच गए। एक पिता होने के नाते उनका दिल ये सोचकर बैठ गया कि उनकी बेटी ने किन रास्तों पर ठोकरें खाई होंगी। उन्होंने कुछ पल तक अभियान को गहरी नजरों से देखा, जैसे उसकी सच्चाई को तौल रहे हों। फिर उन्होंने अपनी भारी और गूंजती हुई आवाज में कहा, मुझे सब जानना है अभियान। जब से मायरा तुम्हें मिली तब से लेकर आज इस मुकाम तक पहुंचने तक, सब कुछ, एक एक पल का हिसाब चाहिए मुझे। हालांकि मायरा ने वापस आने के बाद अपनी जिंदगी की बहुत सी बातें केएसआर को बताई थी, लेकिन वह सब अधूरा था। केएसआर अपनी बेटी के संघर्ष, उसकी खुशियों, उसके आंसुओं और उसके हर दुख को विस्तार से जानना चाहते थे। मायरा की जिंदगी का ये वो सबसे बड़ा हिस्सा था जिसमें केएसआर उसके साथ नहीं थे, और अब वह उस खालीपन को उन यादों से भरना चाहते थे। अभियान केएसआर की बात सुनकर गहरी सोच में डूब गया। वह जानता था कि केएसआर सिर्फ एक बिजनेस टाइकून नहीं, बल्कि एक पिता है और अपनी बेटी के खोए हुए सालों के बारे में जानना उनका हक है। अभियान ने एक ठंडी सांस ली और अतीत के उन पन्नों को पलटना शुरू किया। उसने बताना शुरू किया, सब कुछ उस काली रात से शुरू हुआ जब हम दोनों उस चाइल्ड गैंग के हत्थे चढ़ गए थे। वे लोग बच्चों को अगवा कर उनसे भीख मंगवाते थे। उन्होंने मुझे भी पकड़ लिया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मेरे पास एक फ़ोन है। बदकिस्मती से वो फ़ोन डिस्चार्ज हो चुका था। अभियान की नज़रें शून्य में खो गईं। वहां 2-3 दिन रहने के बाद मेरी नज़र एक कोने में खुद में सिमटी हुई बेबसी बैठी उस लड़की पर पड़ी। वह मायरा थी। उसे उस हालत में देखकर मेरा दिल बैठ गया। एक दिन मैंने छुपकर फ़ोन चार्ज किया और पुलिस को खबर कर दी। पुलिस ने छापा मारा और हमें वहां से निकाला, लेकिन उस हादसे में मायरा सब कुछ भूल चुकी थी, अपना घर, अपना नाम। उसे याद था तो सिर्फ मैं। वहां से हमें एक अनाथालय भेज दिया गया। केएसआर का चेहरा पत्थर जैसा सख्त होता जा रहा था। अभियान ने आगे कहा, लेकिन वह अनाथालय किसी नर्क से कम नहीं था। वहां बच्चों को खाना नहीं दिया जाता था, उन्हें बेरहमी से पीटा जाता था। हम कुछ समय वहां रहे, पर मायरा ने हार नहीं मानी। उसने वहां से भागने का प्लान बनाया। हमारे साथ कुछ और बच्चे भी भागे, लेकिन आखिर में हम दोनों ही साथ रह पाए।
अभियान की आवाज भारी हो गई। हम भागकर एक अनजान शहर आए। वहां जिंदा रहने के लिए हमने हर छोटा मोटा काम किया। सड़कों पर सोए, कई बार लोगों की मार भी खानी पड़ी। एक बार मुझ पर हमला हुआ और मुझे बहुत गहरी चोट आई। उस वक्त मायरा सिर्फ 15 साल की थी। उसने पागलों की तरह दिन रात काम किया, कभी मजदूरी की तो कभी होटल्स पर बर्तन मांझे, ताकि वो मेरे इलाज के पैसे जुटा सके। लेकिन अभियान इतना बोलकर रुक गया। उसकी आंखों में वो पुराना खौफ और बेबसी साफ दिख रही थी। केसार अभियान को देख रहे थे। उनकी आंखें गुस्से और दर्द से एकदम लाल हो चुकी थीं। उन्होंने भारी आवाज में पूछा, क्या? लेकिन अभियान, आगे बोलो। अभियान ने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से कसी कि उसके नाखून उसकी हथेली में चुभने लगे। उसकी आंखें भी खून की तरह लाल हो गई थीं। उसने अपना सिर झुका लिया, जैसे वो उन यादों का बोझ नहीं उठा पा रहा हो। उसने टूटती आवाज में कहा, लेकिन उस अस्पताल के डॉक्टर अच्छे नहीं थे। मायरा के पास पैसे कम थे, तो उन्होंने मायरा के साथ में मिसबिहेव करने की कोशिश। अभियान आगे नहीं बोल पाया। उसकी आंखों से आंसू गिरने ही वाले थे कि उसने खुद को रोका। उसका झुका हुआ सिर और उसकी खामोशी उस रात की पूरी कहानी बयां कर रही थी। कमरे का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। हवा में एक ऐसी ठंडक थी जो हड्डियों को चीर दे। केएसआर के अंदर का खून खौल उठा। उनकी मुट्ठियां इतनी तेजी से कसी कि उनकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। वे बिजली की फुर्ती से अपनी जगह से उठे और अभियान का कॉलर पकड़कर उसे लगभग कुर्सी से उठा दिया। उनकी दहाड़ कमरे में गूंजी, आगे बोलो अभियान। उन दरिंदों ने मेरी बच्ची के साथ क्या करने की कोशिश की? चुप मत रहो।